अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने रजिस्टर का पैरेलल जोड़ पढ़ा और उसी के साथ की एक मिसाल 14.5 भी हल कर ली। आज देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल तरीके को किस तरह से मुवाजना किया जाएगा इन दोनों के दरमियान। हम किस तरह से ये फैसला करेंगे कि कौन सी चीज़ सीरीज़ में जोड़नी है, कौन सी चीज़ पैरेलल में जोड़नी है, और इसी इल्म को इस्तेमाल करते हुए ये देखेंगे, इस बात का फैसला करेंगे कि हमारे घर में जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं ये सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं या पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और जोल का क्या कानून है, इस सब को सीखने के लिए चलेंगे अपने आज के लेक्चर की जानिब। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, अब जैसा कि हम अपने पिछले क्लासों के अंदर हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि सीरीज़ जोड़ क्या है रेजिस्टेंस का, मुसावी जोड़ क्या है रेजिस्टेंस का, यानी कि कंडक्टर कोई भी पैरेलल में मैं लगाऊं तो क्या हाल होगा, अगर मैं सीरीज़ में लगाऊं तो क्या सूरत हाल होगी। अब इधर से हम एक मुवाजना करेंगे सीरीज़ जोड़ में और पैरेलल जोड़ में। यह मुवाजना इस कदर ज़रूरी है समझना ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने किस जगह पर सीरीज़ जोड़ का इंतखाब करना है और किस जगह पर हम पैरेलल जोड़ का इंतखाब करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके घरों में जो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं, बल्ब हैं, पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, एसी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से जुड़ी हुई हैं। क्या ये सीरीज़ तरीके से जोड़ी गई हैं या पैरेलल तरीके से जोड़ी गई हैं। तो चलें जल्दी से हम इस बात का मुवाजना करते हैं कि सीरीज़ तरीके के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं और पैरेलल तरीके के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर ये मुवाजना करने में हम कामयाब हो जाते हैं और यह मुवाजना हमें समझ आ जाता है तो हम इस बात का भी तयन कर लेंगे, इस बात का भी फैसला कर लेंगे कि हमने किसी जगह पर अगर चीज़ जोड़नी है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें क्या चीज़ें दरकार हैं। फिर उस हिसाब से उन चीज़ों को याद रखते हुए हम या तो उसे सीरीज़ के अंदर लगा देंगे या उसे पैरेलल के अंदर जोड़ देंगे। तो चलें फ़र्ज़ करें कि मेरे पास पहले सीरीज़ जोड़ है। सीरीज़ जोड़ में मेरे पास वही पहले की तरह 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं और तीनों रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज़ के अंदर जोड़े गए हैं कुछ इस तरह से कि इसको जोड़ा गया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया, और हिफाजत के लिए मैंने यहाँ पे एक अदद स्विच भी लगा दिया। तो इस तरह से ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब जैसे ही इस स्विच को मैं बंद करूँगा, स्विच के बंद कर देने से यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनल करंट है चूँकि, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज मूव करता हुआ रजिस्टर R1 से गुजरेगा, इधर से मूव करता हुआ रजिस्टर R2 में से गुजरेगा, फिर रजिस्टर R3 में से गुजरेगा और रजिस्टर R3 से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। और जैसे ही एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो इस सर्किट के अंदर करंट बहना शुरू कर देगा। R1 में से बहने वाला करंट होगा I1, R2 के अंदर से बहने वाला करंट होगा I2 और R3 के अंदर से बहने वाला करंट होगा I3। और सीरीज़ जोड़ में हम ये देख चुके हैं कि I1, I2 और I3 ये तीनों बराबर होते हैं। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तकसीम हो जाएगा इन तमाम चीज़ों के अंदर। किस तरह से तकसीम होगा ये बहस हम पहले भी कर चुके हैं तो उस पे मैं नहीं जाऊंगा। अब ये I3 भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, I2 भी यहाँ से मिटा देता हूँ और I1 भी यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि इस सर्किट में बहने वाला करंट एक जैसा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे तकसीम हो गया है। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से यहाँ पे सर्किट में कोई ब्रेक आ गया है, सर्किट यहाँ से टूट गया है। सर्किट इस तरह से टूट सकता है कि ये चीज़ ख़राब हो गई, इस तरह से टूट सकता है कि यहाँ पे जो मौजूद तार थी वो टूट गई, वो तार ख़राब हो गई, किसी वजह से ये सर्किट टूट गया है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ये आ रहा है R1 तक तो पहुँच रहा है,
अब R2 और R3 तक पहुंचने के लिए उसके पास जो मुयस्सर पुल था, जो ब्रिज का काम कर रहा था R1 से R2 फिर R3 तक जाने के लिए, वो पुल टूट गया है। पुल टूट गया है तो इसका मतलब है कि ना इसके पास करंट जाएगा ना इसके पास करंट जाएगा, सिर्फ R1 के पास करंट आ रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन R1 के पास भी कोई करंट नहीं आएगा। करंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा सर्किट ही मुकम्मल नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा गैप आ गया है। ये गैप इस बात की निशानदही करेगा कि पूरे सर्किट में बहने वाला जो करंट था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सर्किट में 100 चीज़ें लगी हैं और पहली चीज़ ख़राब हो गई तो अगली 100 चीज़ों तक करंट नहीं जाएगा, वो भी उसके साथ बंद हो जाएंगी। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि अगर 100 हैं, दरमियान वाली कोई ख़राब हो गई तो दरमियान वाली के ख़राब होने से सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, सारी चीज़ें नहीं चल सकेंगी, उनमें करंट नहीं पहुंच सकेगा। और इसको इस तरह से समझे आप कि मैंने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सब में तकसीम हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि मैं अब रजिस्टर की बजाय ले रहा हूँ एक अदद बल्ब। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक बल्ब यहाँ पे आ गया, दूसरा बल्ब बिल्कुल उसके साथ आ गया क्योंकि सीरीज तरीके में जोड़ा है, और तीसरा बल्ब इस जगह पे आ गया और इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और यहाँ पे हिफाजत के लिए एक अदद स्विच का इंतखाब कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया है। जैसे ही मैं इस स्विच को बंद करूँगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बहना शुरू कर देगा और इस तरह से करंट पहुंच जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक, तो इसे करंट बहना शुरू कर देगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है V1, इसको मिल रहा है V2, इसको मिल रहा है V3। अब चूंकि इस पोटेंशियल ने हर एक के अंदर तकसीम होना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस की कोई ना कोई वैल्यू ले रहे हैं। अब अगर मैं इस सीरीज तरीके के अंदर मौजूद बल्बों की तादाद को बढ़ा दूं तो फ़र्ज़ करें एक बल्ब मैंने इस जगह पे लगा दिया है और एक बल्ब मैंने इस जगह पे लगा दिया है। अब इसको भी तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलना है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस इसी बैटरी में से मिलना है। तो जो बैटरी पहले इन तीन को पोटेंशियल डिफरेंस दे रही थी वही बैटरी अब 5 बल्बों को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। तो इसका मतलब है यहाँ इसको V4 मिलेगा और V5 मिलेगा। V4 V5 बाहर से आएंगे? नहीं जी, ये V1 V2 V3 को जो हिस्सा मिल रहा था ना, ये हिस्सा तकसीम हो जाएगा इन दो में, यानी कि पहले V1 V2 V3 को ज़्यादा हिस्सा मिल रहा था, दो हिस्सेदार और आ गए हैं, उन्हें क्या करना पड़ा? अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा इकट्ठा करके उनको देना पड़ा। तो यानी कि इनके हिस्से में कमी आ गई, इनके हिस्से में कमी आएगी तो इसका मतलब है इनके अपने पोटेंशियल डिफरेंस में, अपनी एनर्जी में कमी आएगी, और इनकी एनर्जी क्या होती है? लाइट एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं सीरीज़ के अंदर बल्ब का इजाफा करूंगा तो बल्बों के इजाफे के साथ हर बल्ब की जो पहले ज़्यादा ब्राइट था, ज़्यादा रोशन था, अब उसकी रोशनी कम हो जाएगी। तो अब अगर मैं घर की मिसाल लूँ, घर में एक कमरे में 4 बल्ब लगे हुए हैं, अब चौथे की बजाय मैं 5वां भी ऐड कर दूं तो क्या बाकी सब की ब्राइटनेस कम हो जाती है? जवाब है नहीं। इसी तरह से ये कि जब आपके कमरे में 4 चीज़ें लगी हुई हैं, एक पंखा है, एक बल्ब है, एक फ्रिज है और एक एसी लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें कि एक बल्ब किसी वजह से ख़राब हो गया तो क्या बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं? तो जवाब है नहीं, बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में जो चीज़ें कनेक्टेड हैं वो सीरीज़ तरीके के अंदर कनेक्टेड नहीं हैं। लाजमी तौर पे वो किस तरह से कनेक्टेड होंगी, किस तरह से जोड़ी गई होंगी? वो पैरेलल तरीके से जोड़ी गई होंगी। तो चलें पैरेलल का भी थोड़ा सा मुवाजना कर लेते हैं। पैरेलल में हम कह रहे हैं एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2 और तीसरा रजिस्टर है R3। अब इन सब को मैंने जोड़ा है एक अदद बैटरी के साथ, कुछ इस तरह से कि बैटरी का ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से मैं इस सारे रजिस्टर्स को जोड़ रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब इस जगह पे मैंने एक अदद स्विच का इंतखाब कर लिया जो कि हिफाजती तौर पे मैंने इंतखाब किया है। जैसे ही मैं इस स्विच को बंद करूँगा तो स्विच के बंद कर देने से क्या होगा? सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और चार्जेस बहना शुरू कर देंगे। ये आ गया R1, ये आ गया R2 और ये आ गया R3। इसमें से बहने वाला करंट I2 और इसमें से बहने वाला करंट
I3 होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि पैरेलल जोड़ के अंदर पोटेंशियल सबको एक जैसा मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा। तो जो बात हमने यहाँ पे की थी कि अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए, एक चीज़ का कनेक्शन किसी तरीके से टूट जाए तो बाकी चीज़ें भी बंद हो जाती हैं, उनका कनेक्शन भी टूट जाता है। फ़र्ज़ करें कि हमारा यहाँ पे R1 का कनेक्शन थोड़ा सा टूट चुका है, यानी R1 में अब करंट का बहाव नहीं है क्योंकि R1 का सर्किट मुकम्मल नहीं है, उसके दरमियान यहाँ पे गैप आ गया है। तो क्या बाकी R2 और R3 में से बहने वाला करंट बंद हो जाएगा? नहीं जी। देखें, चार्ज इस जगह से निकला, आगे गया, R2 के पास गया, R2 से होता हुआ दोबारा से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल हो गया, चक्कर मुकम्मल हो रहा है। इसका मतलब है R2 के अंदर से तो करंट जाएगा। R3 की बात करते हैं, करंट यहाँ तक आया, बिल्कुल उसी तरह से R3 में उसे रास्ता दिखा और इधर से होता हुआ दोबारा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से पैरेलल जोड़ के अंदर लगे हुए रेजिस्टर या किसी और चीज़ में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकता है, ये उसमें ख़राबी पैदा हो जाए तो बाकी चीज़ों पे असर नहीं पड़ता। हर एक के अंदर से बाकी जो सर्किट पूरा है उसके अंदर से करंट की सप्लाई बहाल रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज़ ख़राब हो गई तो दूसरी चीज़ें बंद नहीं होंगी, जिसकी मैंने मिसाल दी कि फ़र्ज़ करें आपके कमरे में 4 चीज़ें मौजूद हैं, अगर 4 चीज़ों में से बल्ब ख़राब हो जाता है तो टीवी भी चलेगा, एसी भी चलेगा और साथ ही साथ आपका पंखा भी चल रहा होगा। तो बाकी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी जैसा कि पहले चल रही थी। अब बात करते हैं कि अगर कि मेरे पास ये पहला एक बल्ब है इस तरह से, ये दूसरा एक बल्ब है, ये इस तरह से आ गया, और ये तीसरा एक बल्ब है, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इन तमाम बल्बों को मैंने जोड़ा हुआ है पैरेलल तरीके से कुछ इस तरह से। ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल जोड़ में जोड़े गए हैं। अब अगर इसको मैं जोड़ दूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसको जोड़ दूं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो क्या होगा? तो ये होगा जी कि चूँकि हर एक को पोटेंशियल डिफरेंस एक जितना मिल रहा है, तो इसका मतलब है हर एक को एनर्जी एक जैसी मिल रही है, सभी एक ही आबोताब से चमकेंगे, हर एक की जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो एक ही जितनी होगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मज़ीद 2 बल्ब या 1 बल्ब और ऐड कर दूँ, तो फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक और बल्ब लगा दिया है। अब इस एक बल्ब के लगाने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, जितना वोल्टेज इसको मिल रहा था उतना ही वोल्टेज इसके पास भी आएगा, उतना ही वोल्टेज इसके पास आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास आ रहा है, तो इसका मतलब है एनर्जी इसको भी उतनी मिलेगी। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा बल्ब अगर लगाते जा रहे हैं पैरेलल में तो किसी की भी ब्राइटनेस में, किसी की रोशनी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और ये बात आप देखते हैं अपने घरों में कि अगर आपने कमरे में 2 बल्ब लगाए हैं तो तीसरा बल्ब लगा देने से पहले 2 की जो रोशनी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी आबोताब से चमकते रहते हैं, जितनी पहले चमक थी अब भी उतनी ही रोशन है, और तीसरा बल्ब वो भी अपनी रोशनी के मुताबिक रोशन होगा। तो इस तरह से हमने सीरीज़ और पैरेलल का मुवाजना कर लिया है। तो आइंदा से याद रखिएगा कि हमारे घरों में जो चीज़ें लगी हुई हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल जोड़ में लगाई गई हैं। सीरीज़ में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीरीज़ में लगाने के बहुत से मसाइल हैं कि जब एक चीज़ बंद होगी तो उसके साथ पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाएगी, और नंबर 2, अगर एक चीज़ को मैं और इजाफा कर दूंगा तो बाकी जो पहले चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनकी एनर्जी में कमी वाक़या होगी, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई ना कोई असर पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाएगी। तो ये तो बात थी सीरीज़ और पैरेलल के मुवाज़ने की। बढ़ते हैं अपने आज के असल मौजू की जानिब, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जाउल का कानून। जी, तो मैंने हेडिंग आपके सामने लिख दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल का कानून। अब इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ लेके जाऊं, सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल एनर्जी समझाता हूं, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपको ग्रेविटेशनल एनर्जी समझ आ गई तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है, तसव्वुर बिल्कुल उसका एक जैसा है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ज़मीन के ऊपर एक गेंद पड़ा हुआ है। अब इस गेंद की हाइट कितनी है मेरे पास? 0, क्योंकि वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है mgh। अब जहाँ
हाइट यानी कि बुलंदी ज़ीरो होगी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी तो ज़ीरो होगी। अब यहाँ पे कोई एक शख्स आया, उस शख्स ने इस गेंद को उठाया और गेंद को उठाने के बाद फ़र्ज़ करें किसी ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे इसकी जो हाइट है वो h आ गई। वो हाइट 5 मीटर भी हो सकती है, 10 मीटर भी हो सकती है। अब हम कहेंगे कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब पोटेंशियल एनर्जी का आना, इसका सबूत किस बात से होगा? अगर हम इस गेंद को इस जगह पे ले जा के छोड़ेंगे तो ये गेंद नीचे आती हुई दिखाई देगी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। अब अगर ये गेंद खुद ब खुद नीचे आ गई तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी। अब ये जो एनर्जी स्टोर है इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम ये कह रहे हैं कि जब कोई भी जिस्म ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से, देखिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या था, कम था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, ऊपर गया तो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो अब अगर ये ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आएगा तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, अपने अंदर से एनर्जी को निकालेगा। और यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो तस्वुर है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आपके घरों में आने वाली बिजली बनाई जाती है। ऐसी बिजली को पन बिजली कहते हैं जो कि पानी से बनाई जाती है। होता क्या है कि पानी को ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से छोड़ा जाता है और वो पानी बहता हुआ कम पोटेंशियल वाले इलाके में आता है। अब वो बहने वाले पानी के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी पड़ती है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमती है, टरबाइन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। उस टरबाइन को जोड़ा जाता है एक अदद जनरेटर के साथ और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है जो कि आपके घरों में बाद अज़ां सप्लाई की जाती है। तो इसी तरह से कुदरत का कानून ये है कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आएगी तो वो एनर्जी को खारिज करेगी। तो इस जगह पे हमने नाम दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल एनर्जी का। तो इस जगह पे हमने इसको ग्रेविटेशनल के साथ मुंसलिक कर दिया। तो फ़र्ज़ करें कि वही चीज़ जो हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ी थी कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक हाई पोटेंशियल वाला इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले इलाके को हम ज़्यादा पोटेंशियल वाला इलाका कहते हैं। और एक जगह ऐसी है जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट पे कम पोटेंशियल होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक अदद लो पोटेंशियल वाला एरिया बन गया है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं सिमत देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की जानिब अमल पैरा है। इसका मतलब यह हुआ कि चीज़ें चाहती हैं कि वो ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आएँ। अब अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई एक चार्ज रख दूँगा तो इस चार्ज की कोशिश क्या होगी कि ये नीचे की जानिब आएगा। अब फ़र्ज़ करें मैं कह रहा हूँ कि ये नीचे की जानिब आएगा, इसको यहाँ से हटा के हम ले जाते हैं बिल्कुल इसको इस नेगेटिव प्लेट के पास कि जहाँ पे इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। अब मैं चाहता हूँ कि इस चार्ज के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल आए तो मैं इस चार्ज को उठा के ले जाता हूँ हाई पोटेंशियल वाले इलाके में। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इस चार्ज को ले आया हूँ, इसका मतलब है कि इस चार्ज के अंदर एक अदद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो गया है, इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल आ गया है। अब जैसे ही इस चार्ज को छोड़ूंगा तो चार्ज को छोड़ देने से चार्ज खुद ब खुद चाहेगा कि मैं ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब जाऊं। तो ऐसे में क्या होता था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ़ पढ़ी थी। पोटेंशियल डिफरेंस की आपने तारीफ़ वो इस तरह से की थी कि जब चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आएगा तो इस सूरत में जो एनर्जी खारिज करेगा उस एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसको हमने इस तरह से लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वर्क जो किया जा रहा है, एनर्जी जो की जा रही है उस चार्ज को कम पोटेंशियल वाले इलाके से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके तक लाने के लिए, और जितनी एनर्जी हमने इसको दी है ये वापस आते हुए उतनी ही एनर्जी खारिज करेगा। या इसको इस तरह से भी कह दिया जाता है कि वो एनर्जी जो कि एक चार्ज खारिज करता है ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले तक आने के लिए, उसकी एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और वो अगर फ़र्ज़ करें कि जो
एनर्जी निकल रही है वो 1 जूल की है और जो चार्ज है वो 1 कूलम का है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा जी, 1 जूल एनर्जी है, 1 कूलम चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 1 वोल्ट का। अब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से हमने निकाल दिया है। तो इसी को हम लोग बढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। तो हमने देखा कि अगर ये जो एनर्जी निकल रही है ये V जूल हो तो उसका पोटेंशियल V वोल्ट होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर ये चार्ज Q कूलम हो तो उससे एनर्जी कितनी निकलेगी, चलिए यहां से हम एनर्जी का फार्मूला भी सेट कर लेते हैं। एनर्जी को हम कहेंगे W, ये बराबर हो जाएगा Q V के। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर चार्ज Q हो तो उससे निकलने वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी जी, QV। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अगर चार्ज Q हो, इसको मैं कैपिटल Q लिख रहा हूं, ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी, इसको एनर्जी को मैं E लिख रहा हूं यहाँ पे, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी QV के। अब हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं करंट की तारीफ को। अब चूंकि यहाँ पे करंट बह रहा है ना, तो चार्जेस का बहाव है, हम कहेंगे करंट किसके बराबर होता है, करंट बराबर है Q बटा T के। अब मैं अगर यहाँ से Q की कीमत निकाल लूँ तो Q किसके बराबर आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा I T के। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दें और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दें। आप कहें मसावात नंबर 2 को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी की जो कीमत आ जाएगी, हमारे पास एनर्जी आएगी, Q किसके बराबर है, I T के, और ये बराबर है V के। इस एनर्जी को आप W भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, क्योंकि है तो एनर्जी, वर्क का यूनिट भी जूल है। तो अगर आप इसकी जगह वर्क भी लिख लें या एनर्जी लिख लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन दोनों में से कोई भी नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप W या E में से जो मर्जी नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ITV तक पहुँच गए हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि ओहम का कानून क्या कहता है, हम लिखेंगे ओहम के कानून के मुताबिक, ओहम के कानून के मुताबिक बात क्या होती है जी, हम कहते हैं V बराबर है IR के। तो इस V की जगह मैं IR पुट कर दूंगा तो W किसके बराबर बन जाएगा, W बनेगा हमारे पास IT और V की जगह आ गया IR। मजीद इस मसावात को हल करूं तो मेरे पास W किसके बराबर बचेगा, मेरे पास W बराबर बचेगा I²RT। और ये जो मेरे पास मसावात आई है, इस मसावात को कहा जाता है कि ये जूल का कानून है। जूल का कानून कहता है कि किसी भी सर्किट में से करंट के बहने की वजह से जो हीट पैदा होती है, अब चूंकि हीट एनर्जी की किस्म है, वो बराबर होती है I यानी करंट के मुरब्बे के, रेजिस्टेंस के और टाइम के हासिले ज़रब के। हासिले ज़रब का मतलब है इन सब को जब ज़रब किया जाएगा तो मेरे पास एनर्जी की कीमत आएगी। अब बल्ब में आप जानते हैं कि लाइट एनर्जी भी पैदा होती है, हीट एनर्जी भी पैदा होती है। तो चलें हम यहाँ पे अब हेडिंग देते हैं जूल का कानून, और जूल के कानून की इबारत हम लिख देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस किस डिवाइस के अंदर कौन कौन सी एनर्जी पैदा होती है। तो जूल का कानून आप इस तरह से लिखेंगे कि किसी रेजिस्टेंस में से बहने वाले करंट की वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है जिसकी मिकदार करंट के मुरब्बा और रेजिस्टेंस
और वक्फा T के हासिले ज़रब के बराबर होती है। तो इस तरह से हम जोल के कानून की इबारत लिखेंगे और इबारत लिखने के बाद आप चूंकि यहाँ कह रहा है हीट एनर्जी पैदा होती है और हीट को H की सूरत में अगर लिख दें तो इस तरह से भी जोल का कानून लिखा जा सकता है। तो इस तरह से भी जोल के कानून को आप लिख सकते हैं। मज़ीद ये कि किस किस्म की डिवाइस के अंदर कौन सी एनर्जी तब्दील हो रही है। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें हासिल हो रही है इसको हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पंखा जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल देता है मैकेनिकल एनर्जी में। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बल्ब में से गुजरे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी की सूरत में तब्दील हो जाती है। और अगर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर में से गुजरे तो सिर्फ़ और सिर्फ हीट एनर्जी पैदा होती है और अगर रेजिस्टेंस में से गुजरे तो हमें ये एनर्जी की सूरत में ही मिलेगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुख्तलिफ तरीक़ों से तब्दील हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जोल के कानून की जितनी भी बातें थी आपको समझ आ गई है। अब ये हमारे पास जो फार्मूला निकला है W बराबर है I²RT, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ और देखते हैं कि क्या इस फार्मूले की मदद से कोई और फार्मूला बनाया जा सकता है। अब देखें यहाँ पे हमने कहा है V बराबर है IR। अगर मैं यहाँ पे I की कीमत दर्ज कर दूं, I किसके बराबर निकल आएगा, I बराबर होगा V बटा R। तो I की ये कीमत मैं यहाँ पे दर्ज करूं तो I बन जाएगा V बटा R इस सारे का मुरब्बा ज़रब R ज़रब T। अब देखें यहाँ पे जो W है किसके बराबर बन जाएगा, W होगा V² V का मुरब्बा जब बटा R का मुरब्बा ज़रब R और T। ये एक R से कट जाएगा तो W किसके बराबर बन जाएगा, W बनेगा V का मुरब्बा बटा R इंटू T, यानी कि ज़रब कर दिया जाएगा T के साथ। तो देखें अब हमारे पास इस एनर्जी के दो फार्मूले आ गए। अगर आपको करंट दिया गया हो तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया हो तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। तो जो फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है ये इस बात पे डिपेंडेंट है, इस बात पे मुनहसिर है कि आपको चीज़ें क्या दी गई हैं और पूछा क्या गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जोल के कानून की वजाहत जो मैंने की है वो आपको अच्छे से समझ आ गई है और इन्हीं बातों को हम अपने आइंदा वीडियो लेक्चर्स में भी जारी रखेंगे। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, अब आप जान चुके हैं कि हमारे घर में लगाए गए जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो पैरेलल तरीके से जोड़े जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जोल का कानून क्या कहता है, ये आप सीख चुके हैं। H बराबर है I का मुरब्बा ज़रब R ज़रब T, इसको हम जोल का कानून कहते हैं और ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर से बहने वाले करंट की वजह से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है जो कि करंट के मुरब्बे और रेजिस्टेंस और वक्फे के हासिले ज़रब के बराबर होती है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। इसी सफ़र को बढ़ाएंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।